हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। हमारा टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक्स का, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर करंट अपकमिंग एग्जाम्स। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत इसमें से सवाल हमेशा से आते रहे हैं और हमेशा ये बहुत एक हाईलाइटेड टॉपिक रहा है। यूपीएससी सॉरी नॉट यूपीएससी, अगर आपका इकोनॉमिक्स कोई भी एग्जाम में कवर हो रहा है तो इसमें से आपको ज़्यादातर एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, सो इसको हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक 5 ईयर प्लान्स। और बाकी आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ चेंजिंग चाहिए, और बाकी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है। तो गाइज, अभी हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की। तो क्या है, सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी चीज़ कि ये है क्या, व्हाट इज़ 5 ईयर प्लान्स। तो क्या हुआ था ना गाइज, एक स्टोरी की तरह समझते हैं ताकि आपको रिटेन रहे वो ज़्यादा वक्त तक। अगर सिर्फ आप उसको डेट वाइज चीज़ें याद करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे। तो एक प्लान एक उसकी तरह समझते हैं, एक स्टोरी की तरह। क्या होता है, 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। अब आज़ादी मिलने के बाद क्या होता है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। ठीक है, जॉब्स नहीं थी हमारे पास। अंग्रेज थोड़ी ना हमारे साथ कुछ अच्छा थोड़ी करके गए थे, वो लोग तो बस मजबूरी बन गई थी, उनको जाना पड़ा तो वो चले गए थे हमें ऐसे ही छोड़ छाड़ के 1947 में। बट वो हमारे लिए कुछ अच्छा सच जॉब्स या कुछ अच्छा प्लान आउट करके नहीं गए थे। तो हमारे पास एक तो बहुत कम रिसोर्सेज थे, हमारे पास जॉब्स नहीं थी। ठीक है, हमारे पास एग्रीकल्चर में कुछ नहीं था। लाइक हमारे पास ऐसा भी नहीं था कि हम अपना मतलब उस वक्त की जो पॉपुलेशन थी उसे हम फीड करा सकें ना। फूड क्राइसिस था। ठीक है, खाने तक को नहीं होता था। अगर आपको याद हो तो पहले क्या, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, एक सेकेंड, अगर पहले आपने कभी सुनी हो तो क्या होता था ना, पहले बहुत ज़्यादा ड्रॉट आते थे, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था और लोग के पास खाने को नहीं बचता था। तो ये वाला सिचुएशन इंडिया का होता था, क्योंकि क्या था ना यार, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे ना अपने ऊपर तो वो अपना सिर्फ फ़ायदा देखते थे। उनको जिससे फ़ायदा होता था वो उनके उसके लिए काम करते थे। एग्रीकल्चर में उनका फ़ायदा वो देखते थे, वो कभी ये नहीं सोचते थे कि आपका फार्मर या उसकी फैमिली या जो कॉमन इंसान है देश का, उसके लिए खाने को बचे या उसके पास फूड पहुँचे या उसके पास जॉब्स जाए या उसको एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, एक अच्छी लाइफ मिले। तो ये सब वो कभी नहीं सोचते थे ब्रिटिशर्स। अब 1947 में जब वो अचानक से सब छोड़ छाड़ के चले गए तो भी हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज बचे थे और कुछ भी अच्छा देश के पास उस वक्त था नहीं ऐसा जिसके ऊपर देश सर्वाइव कर पाता। बट उस वक्त एक हमारे पीएम थे जिसको मतलब लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी। बट ही वॉज अ वेरी वेरी गुड लीडर और बहुत इन्होंने, आप कह सकते हो, एक आर्किटेक्चर जो इंडिया को दिया है ना, जो फाउंडेशन इंडिया का है, बिकॉज ऑफ हिम बहुत सही। उस वक्त के कुछ डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज वॉज करेक्ट, बट बहुत उस वक्त सोच समझ के चीज़ें की गई हैं। और आज अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ ऐसा हमारे पास है जो उस वक्त 47 और 50s में जो किया गया था एंड आज भी इंडिया सर्वाइव करता है उन चीज़ों की वजह से। और इनके साथ बहुत से इनके एडवाइजरी होते थे, जैसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हो गए और बहुत से बड़े बड़े लोग। तो इन लोगों के अंडर इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई अब हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब इनको हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब इनको जब यूज़ करना है तो इनको कैसे यूज़ करें। अब ऐसा तो नहीं कर सकते थे ना कि मान लो अगर 1 किलो चावल है तो ये उठा के पर्सन ए को दे दिया और 1 किलो गेहूँ पर्सन बी को दे दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते थे ना। और 1 किलो दाल है वो उठा के पर्सन सी को कर दिया इन्होंने, और 1 किलो इनके पास वेजिटेबल्स थी वो उठा के पर्सन डी को दे दिया। ऐसा नहीं करेंगे ना, ये चीज़ तो नहीं है। वो क्या करेंगे, 0.25 kg इसको देंगे राइस का, 0.25 kg राइस का इसको देंगे और सब कुछ इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे। एक जनरल सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास भी अगर 100 रुपये हैं तो आप उसको प्लान करोगे कि आपको कहाँ कहाँ खर्च करना है। आपकी सैलरी आएगी तो आप उसमें प्लान करते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना जाना है, ठीक है, वाटर बिल इतना जाना है, रेंट का इतना जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो आप प्लान आउट करते हो, क्यों प्लान आउट करते हो, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है। आपको पता है आपकी सैलरी आ रही है 50,000, बस इतनी ही सैलरी आ रही है आपकी, इसमें ही आपको घर चलाना है। तो उसी हिसाब से आप चीज़ों को प्लान आउट करते हो। इसीलिए उस वक्त के जो भी आपके लीडर्स थे उन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको कैसे यूज़ किया जाए इस चीज़ को प्लान करने के लिए सोचा। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान, ये जो आइडिया था इसका प्लानिंग का, इससे ही आपका 5 ईयर प्लान का जो है फाउंडेशन वो निकल कर आता है। एक सेकंड रुकिए।
देखिए क्या हुआ था ना, सॉरी गाइस, क्या होता है आपका कि 1947 में तो हमको 15 अगस्त को हम लोग को इंडिपेंडेंट मिला है, इंडिपेंडेंट हम हुए हैं। उसके बाद 2-3 महीने ऐसे ही चले गए। 1948 में क्या होता है ना, एक कमीशन बनता है, इसका नाम क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी। अब ये जो आइडिया था नेहरू जी का प्लानिंग करने का लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, ये इस कमेटी के साथ डिस्कस किया गया। अब इसके साथ डिस्कस जब होता है तो एक रिजल्ट पर निकलते हैं ये लोग, क्या कि हम एक प्लानिंग कमीशन बनाते हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, इसका क्या काम होगा, ये एनालिसिस करेगा सारे रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है, और उसके बाद उसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है उसको, कैसे उनका हमें यूज़ करना है बेसिकली। तो ये काम होगा प्लानिंग कमीशन का। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन का बेसिक आइडिया कहाँ से लिया गया है प्लानिंग कमीशन बनाने का, तो वो लिया गया है आपका रशिया से। उस वक्त रशिया नहीं, यूएसएसआर हुआ करता था, तो यूएसएसआर से ये आइडिया लिया गया है प्लानिंग कमीशन का। तो 1948 में आपका ये कमेटी बनती है एंड ये डिसाइड करते हैं प्लानिंग कमीशन बनाने का। तो आपका ये जो प्लानिंग कमीशन बनकर आता है ना, एक सेकेंड, ये जो प्लानिंग कमीशन आपका बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका बनकर आता है 15 मार्च 1950 में। 2 साल लगते हैं चीज़ें, क्योंकि एनालिसिस होती है, डिबेट्स होती हैं, रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाती हैं, और भी साथ में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो प्लानिंग कमीशन फाइनली आपका 1950 में बनकर आ जाता है। अच्छा, अब आप लोग जानते होंगे, ये सवाल आ रहा होगा कि प्लानिंग कमीशन अभी भी एग्जिस्ट करता है क्या, ये बताइए। ये आप सवाल इसको रखिए, और अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज तो फिर मैं वीडियो के एंड में इसका आंसर दूँगी आपको। ठीक है, तो आपका ये प्लानिंग कमीशन बनकर आता है 15 मार्च 1950 के। अब जब आपका ये प्लानिंग कमीशन बना है तो इसका काम क्या होगा, इसका काम वही होगा जो हमने सोचा, जो अभी तक हमारे साथ प्रॉब्लम था कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हें हमें कैसे यूज़ करना है उस बारे में डिस्कस करना, ब्रिंग टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेट, सिर्फ रिसोर्सेज का यूज़ ही करना नहीं, उस यूज़ से हमें क्या होना चाहिए, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर मैक्सिमम ग्रोथ इज द करेक्ट वर्ड। मैक्सिमम ग्रोथ, आपका देश का ग्रोथ होना चाहिए, तभी तो आपके पास देश में और चीज़ें आएंगी, जॉब्स आएंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, आप बेहतर अपनी ज़िंदगी में और अपने देश में कर पाएंगे अगर आपका देश ग्रोथ कर रहे थे। तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें ताकि हमारे पास मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। तो इस चीज़ के लिए इस कमेटी ने एक आइडिया दिया कि हम 5 ईयर प्लान्स लेकर आते हैं। ठीक है, मतलब हर 5 साल के लिए हम एक प्लान लाते हैं, हम उस प्लान पे वर्क करेंगे। ठीक है, एक टारगेट रखेंगे कि हमें इतना ग्रोथ अचीव करना है, एंड देन हम उस ग्रोथ को अचीव करेंगे, प्लान बनाएंगे प्रॉपर 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये सब इस प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका हेड कौन होता था, पीएम। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे, फिर बाद में जैसे जैसे पीएम चेंज हुए उसी तरह से इसके हेड चेंज होने लगे। और एक बात और, ये हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। देखो यार 1948 में, अच्छा वो तो 50 में खैर हुआ, बट दिस वॉज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज इम्पॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूएसएसआर से इसका कॉन्सेप्ट लिया है, हेड इसका पीएम होता था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस दिस इज ओनली थिंग कि प्लानिंग कमीशन ये है। और बाकी क्यों आया था आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्लान्स बनाने के लिए, अपने देश के ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये एक चीज़ आपको पता चल गई, प्लानिंग कमीशन आपका आया जिसका काम होता था 5 ईयर प्लान को डेवलप करना, एनालिसिस करना और 5 ईयर प्लान लेकर आना। दूसरा एक है हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC। ये भी उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो कि आपकी 1952 में ये
फाउंड हुई थी, फाउंडेड इन 1952। अब प्लानिंग कमीशन जो था आपका वो कब बना है? 1950 में, ठीक है। और ये आपकी कब बनी है? 1952 में। इसका क्या था ना, ये मेन बॉडी थी फॉर डिसीजन क्रिएटिंग। ये मैं लिख देती हूँ ताकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, बाकी अगर आप नोट करना चाहो तो नोट्स भी इससे बना सकते हो। इंडिया में जो भी डेवलपमेंट होता था ना, जितने भी डेवलपमेंट के मैटर थे आपके इंडिया के, उस चीज़ के लिए डिसीजन लेने के लिए आपकी ये एक मेन बॉडी थी, ठीक है, इंडिया में। अब क्या होता था ना, प्लानिंग कमीशन कोई भी प्लान लेकर आता था ना, 5 ईयर प्लान जो भी प्लानिंग कमीशन लेकर आता था, उसको फाइनल अप्रूवल जो होती थी वो यही कमेटी देती थी। दिस इज़ द मेन चीज़ कि आपका प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान ले आता था, उसको फाइनल अप्रूवल कौन देता था? फाइनल अप्रूवल देती थी आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। और ये क्या क्या चीज़ें आपका नोटिस में रखती थी कि इससे आपका वाकई में ग्रोथ होगा, लॉज और जो रूल्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं वो ठीक है क्या नहीं है। दूसरा वो देखता था कि आपको देखो गाइस, आपको पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, कि ना ही सिर्फ सेंट्रल का कंट्रोल है और ना ही सिर्फ स्टेट का कंट्रोल है, दोनों चीज़ों का आपका क्वासी फेडरल है। बेसिकली अगर हम बात करें, हमारा जो है स्ट्रक्चर दैट इज़ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका सेंटर का भी रोल है और स्टेट का भी रोल है। अब देखो, आपका जो प्लानिंग कमीशन है ना, वो बेसिकली हेडिट कर रहा है कौन? पीएम। उसमें लोग कौन है? सेंट्रल के, तो वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस चीज़ का चेक रखता था कि जो भी इसमें ग्रोथ और पॉलिसीज सब बनाई गई हैं, उसमें स्टेट के लिए भी उतना ही फ़ायदा हो, स्टेट का भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन हो, जो आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये मेंटेन हो पाए और सेंटर सिर्फ अपना सिर्फ अब सेंटर ही सेंटर है, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं हो जाए, सारा फ़ायदा सेंटर का, सब कुछ सेंटर के पास, ऐसा ना हो। स्टेट का भी रोल रहे, स्टेट को भी फ़ायदा हो, स्टेट को भी जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो स्टेट के बेनिफिट के लिए हो। इन सब चीज़ों के ऊपर चेक रखता था आपका एनडीसी, ओके। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी स्टडीड द 5 ईयर प्लान्स। अब हम मूव करते हैं अपने 5 ईयर प्लान्स की तरफ। इसके बाद सेकंड लेट मी डिस्कस। आपको बताया था कि प्लानिंग कमीशन हमारा कब आया? 1950 में आया, ठीक है, 15 मार्च 1950, बट यू रिमेंबर द ईयर 1950। अब एकदम से आते तो काम करेगा ही ना, उसने आते ही चीज़ें एनालाइज करना शुरू करी होंगी, ठीक है। उसमें उसने देखा होगा क्या सही है क्या गलत है, कौन कौन सी हम पॉलिसीज़ ला सकते हैं, हमें किस फील्ड में वर्क करना है, किस एरिया में ज़्यादा वर्क करना है। तो फाइनली ये जो अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आया वो कब लाया? 1951 में। अब 5 ईयर है तो कब तक चलेगा? 1956 तक, ठीक है। अब देखो यार, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस वक्त हम इतने मतलब मजबूर थे, हमारे पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमारे पास इतनी कम चीज़ें थी कि उस वक्त जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो फोकस किया वो किया कि सबसे पहले तो हमारे देश के लोगों को खाना मिले, एटलीस्ट सबके पास खाना हो खाने के लिए, तभी तो वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेंगे ना। जैसे आजकल लोग बोल देते हैं कि उस वक्त गलती थी, इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान नहीं दिया, बट आप ये समझिए जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त लोगों के पास खाने को नहीं था, तो आप उस वक्त एक कंपनी खोलते या लोगों को खाना प्रोवाइड कराते, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर टू यू, ठीक है। तो फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उस वक्त ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे ही किया गया था। एंड बीच में एग्रीकल्चर से फोकस हटाया था, उसके बाद फिर कितना बड़ा इंडिया को एक लॉस हुआ है वो भी हम इन 5 ईयर प्लान में पढ़ेंगे। पता है गाइस, ये 5 ईयर प्लान अच्छी तरह समझ लो ना, तो आपको पता चलेगा इंडिया ने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब इंडिया कहाँ पहुँचा है और कैसे पहुँचा है, ठीक है। आप बहुत इजी है किसी को क्रिटिसाइज़ करना, बट उनके टाइम पे जाके उन प्रॉब्लम्स को फेस करके और उससे इंडिया को वापस से स्टैंड करवा पाना एक इज़ अ टफ थिंग। इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में ही आज़ाद हुए थे ना। पाकिस्तान का हाल देखो आज आप, और इंडिया देखो, मतलब इंडिया इज़ फॉर बेटर दैन पाकिस्तान। बहुत बहुत अच्छा है इंडिया में सब कुछ, बिकॉज क्योंकि इंडिया में हमारे उस तरह के लीडर्स हमको स्टार्टिंग में मिल गए जिन्होंने फाउंडेशन बहुत अच्छा इंडिया को दे दिया, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या एग्रीकल्चर फील्ड में आपका हुआ है। अब देखो एग्रीकल्चर आ गया। अब अंग्रेज़ों में क्या था ना कि कोई मतलब उनका मन था, वो किसी भी चीज़ को कितने भी रेट पर बेचते थे, कोई प्राइस का स्टेबिलिटी नहीं था। बाहर की उनकी जो देश की चीज़ें आती थी उन्हें वो सस्ते में बेचते थे और इंडियन चीज़ें महंगी बेचते थे, ताकि लोग इंडिया की चीज़ें ना खरीदें और बाहर की चीज़ें ही सिर्फ खरीदें।
और कहीं पे भी वो किसी भी चीज़ का उनके हिसाब से जो उनका मन करता था उस प्राइस पर बेच लेते। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आई थी प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि आपका इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ कंट्रोल में रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सकें, चीज़ें खरीद सकें। तो प्राइस को स्टेबल किया। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लोग पूछते हैं कि भाई क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस वक्त क्यों, मतलब क्या ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने का। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस वक्त सबसे ज़्यादा क्या इन्वेस्टमेंट हुआ था, आपके डैम्स वगैरह बनवाए गए थे। डैम्स कितने इंपॉर्टेंट थे यार, देखो डैम से हमारी कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम डैम से करते हैं। अगर सपोज हम उस वक्त डैम्स नहीं बनवाते तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बाहर से खरीदनी पड़ रही होती, और उस वक्त हमारे पास इतने पैसे या इतना मनी नहीं था, अंग्रेज हमारे पास कोई खजाना नहीं छोड़ कर गए थे कि इतना पैसा हमारे पास था कि हम देश भी चला लें और बाहर से इलेक्ट्रिसिटीज़ भी खरीद लें। तो इसीलिए हमने डैम्स वगैरह बनवाए ताकि हम अपनी ज़रूरतें एटलीस्ट पूरी कर सकें। इसके अलावा आपके बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर आप बात करें तो IITs का जो फाउंडेशन है वो उसी वक्त रखा गया है, एंड शायद 4 या 5 IITs उसी वक्त बने भी हैं उस ड्यूरेशन में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इंडिया में। अगर हम आज जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज देखते हैं और अगर हम ऑल ओवर रैंकिंग उनकी जज करते हैं तो IITs ही हैं जो सबसे टॉप पे स्टैंड करते हैं इंडिया की रैंकिंग में अगर देखते हैं। या फिर एक IISc की अगर हम बात करें, ये भी उस वक्त का ही बना हुआ है। IISc एक्चुअली बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। ये आपका टाटा ग्रुप ने, उस वक्त टाटा ग्रुप के जो भी ओनर थे, एंड बेंगलोर में है ना, तो मैसूर के शायद किंग थे, आपके किंग सेकंड थे वो, तो उन्होंने इसको बनाया था। बाद में फिर ये गवर्नमेंट को दे दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो IISc तो खैर काफ़ी पुराना है, बट यस IISc हो गया, आपके IITs हो गए, इस तरह के इंस्टीट्यूशन जिनके बलबूते पे आज भी इंडिया जो है स्टैंड करता है ना, वो सब उस वक्त के ही फाउंडेशन हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो रिसेंट टाइम पे क्या ही हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज आया है। खैर, तो ये जो फाउंडेशंस उस वक्त रखी गई हैं ना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि जिनकी वजह से आज भी इंडिया स्टैंड करता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, उस वक्त की पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया आज भी स्टैंड करता है। सोचो अगर उस वक्त की IITs ना बना के कुछ ऐसे ही चीज़ें बना दी गई होती, कुछ भी और चीज़ें, सपोज मस्जिद या मंदिर या चर्च या कुछ इस तरह की चीज़ें बना दी गई होती, तो अभी आप क्या कर रहे होते, हमारे पास ये IITian आते, हम कभी भी इस चीज़ का प्राउड लेते कि गूगल के CEO इंडियन है, हम इस चीज़ का प्राउड लेते अगर IITs उस वक्त नहीं उनका फाउंडेशन किया गया होता। तो उस वक्त के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना इज़ वेरी इजी, बट उस सिचुएशन में जब आपके देश के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, देश में इतना फूड नहीं है कि आप देश के हर इंसान को खाना दे सको, अभी भी नहीं है, अभी भी लोग भूखे सो रहे हैं, उस वक्त बहुत बुरा हाल था, इतना खाना नहीं है देश के पास। उस सिचुएशन में आप खाना भी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो और IITs जैसे इंस्टीट्यूशंस भी बना रहे हो, तो इट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग। तो ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था। अगर आपसे पूछा जाता है मेन फोकस आपका किस पे था, तो एग्रीकल्चर पे था मेन फोकस। उसके अलावा साइड में प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका फोकस था। दिस इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस का फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ओके, अब जब देखो 5 ईयर प्लान आपका इस पर वर्क हो रहा था, काम चल रहा था, एंड देन उसके बाद आपका आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान अभी आपने देखा आपका 1951 से लेके 1956 तक था, तो अब सेकंड वाला 56 से लेके अगले 5 साल के लिए आएगा 61। ओके, अब यहाँ से क्या हुआ, देखो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट आप टाइम टू टाइम करते हैं, और यहाँ से लोग क्या क्या कमेटी ने एक टारगेट रखना शुरू किया कि हमारा टारगेट रहेगा कि हम 4.5% अचीव करेंगे। अपना टारगेट इतना उन्होंने रखा, इतना हमारा ग्रोथ होगा, बट वो अचीव कितना कर पाए थे, 4.27%। अब देखो उस सिचुएशन में जब आपके पास 4-5 साल पहले आपका देश आज़ाद हुआ है, 6-7 साल पहले आपका देश आज़ाद हुआ है, 8 साल पहले, और 3-4 साल पहले तक आपके पास खाने के लिए फूड नहीं है आपके देश के लोगों के पास, उस टाइम पे थोड़े वक्त बाद आप 4.5 या 4.27% का टारगेट ग्रोथ अचीव कर पा रहे हो। अभी का GDP अभी का ग्रोथ परसेंट कितना है बताइए, GDP ग्रोथ परसेंट अभी का कितना है? उस वक्त आप 4.27 का अचीव कर पा रहे थे ग्रोथ परसेंट। मेन इसमें जो फोकस आया था वो आया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। देखो यार, अब क्या हुआ था, हमने उस वक्त फोकस किया अपने फर्स्ट ईयर प्लान में इस फूड के ऊपर, लोगों के पास खाना पहुंच जाए। तो अब लोगों के पास खाना तो पहुंच गया, एग्रीकल्चर आ गया। अब हमने क्या देखा, जो हमारे आसपास के देश थे, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले चाइना का, ठीक है, या फिर US से तो खैर पहले से ही बहुत ग्रोइंग था, मेन हम बात करते हैं चाइना का। तो ये
चाइना आई गेस उस वक्त इंडिपेंडेंस मिल गई थी या क्या। तो खैर उस वक्त आपके जो आसपास के देश थे ना, इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इनमें हो रहा था। तो इसीलिए इंडिया कहीं पीछे ना रह जाए, इंडिया में कहीं बैक लैग ना कर जाए, तो इसीलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन फोकस था और काफ़ी हद तक ये अचीव भी किया था, तभी हमने 4.27 का हमारा ग्रोथ रहा था। ठीक है। अच्छा, मैं फर्स्ट वाले में आपको एक चीज़ बताना भूल गई, अभी यहीं बता दूँगी। ये जो था आपका, ये बेस था महालानोबिस मॉडल के ऊपर। ही वॉज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, पीसी महालानोबिस इनका नाम था। तो इन्होंने एक प्लान दिया था, उसके ऊपर ये मॉडल बेस्ड था। ठीक है। क्या प्लान था इनका कि शिफ्ट द प्लानिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, क्योंकि आसपास जैसे ग्रो हो रहा था ना, आसपास जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था बाकी कंट्रीज़ में, तो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़रूरी था कि इंडिया के पास भी अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ हो, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को खुद मीट कर सके। ठीक है। हाँ, ये एक पॉइंट मैं आपको पहले बताना भूली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए इतना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन से मॉडल पे बेस्ड था। सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका किस मॉडल पे बेस्ड था, किस टाइम तक चला, ये तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, और मेन फोकस क्या था। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट जो आपका रह गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बताने के लिए, ये आपका बेस था हेरोल्ड-डोमर मॉडल। ये मैं पिछले वाले फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब पढ़ाया तब बताना भूल गई थी, इसलिए अभी बता रही हूँ। इनके ऊपर ये वाला बेस था, और इनका क्या होता था कि आपका मतलब ये किस बेसिस पर था कि आपका जो ग्रोथ रेट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट रेट के। मतलब आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक द आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई वगैरह, तो जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा उतना आपके पास ग्रोथ ज़्यादा आएगा। आप ऐसे देख लीजिए, सपोज आपके यहाँ पर एक किसी ने आके बाहर यूएसए से आई कोई कंपनी, आपके यहाँ कंपनी उसने खोल दी, सपोज एबीसी कंपनी खोल दी यूएसए की एक पर्सन ने, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया इंडिया में। अब इसमें इंडिया के ही लोग काम करेंगे ना, यूएसए से तो बंदा आएगा तो एक आध दो पोस्ट के लिए मैनेजर वगैरह के लिए आ जाएगा, बट मेजरली इसमें इंडियंस ही काम करेंगे। जैसे आप आईटी सेक्टर में देख रहे हो, तो सपोज 100 इंडियंस इसमें काम कर रहे हैं, तो इन 100 इंडियंस को जॉब्स मिल गई, इनका लाइफ स्टाइल सुधर गया, तो एक तरह से आपका ग्रोथ हो गया देश का। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आपका ग्रोथ बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है कि आपके पास एटलीस्ट सिक्योरिटीज़ हो, बेसिक आपको फूड वगैरह हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर कोई भी बाहर की कंपनी नहीं आएगी। आपके टूटे फूटे रोड्स पे आके कोई यूएसए का बंदा आकर नहीं रहना पसंद करेगा। उसको एक वैसा लाइफ स्टाइल जिसमें वो रहता है, उसको वो लाइफ स्टाइल आप प्रोवाइड कराएंगे, तभी वो यहाँ पर रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसीलिए आपका ये हेरोल्ड-डोमर मॉडल पे बेस्ड था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एंड महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। ओके, नाउ वी मूव टू द थर्ड 5th ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब आपका ये कब से कब तक चला, देखो 1951 से लेके 56 तक, फिर 56 से 61 तक, तो अब 61 से लेके 66 तक 5 साल की। ठीक है। इसमें अगेन आपका एक टारगेट डिसाइड हुआ था, एंड द टारगेट वाज 5.6%, पर अचीव कितना हुआ था, ये हुआ था 2.84%। अब इस डाउनफॉल का भी ना एक बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे अभी हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं रीज़न हमारा कोविड है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो नहीं हुआ था, बाकी अगर आप 2019 में जाकर देखोगे तो आपके स्टार्टिंग में मार्च तक वैसे भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी इंडिया की, बट मार्च के बाद जो इतना बड़ा एकदम से डाउनफॉल आया है, दैट इज़ बहुत उसका बड़ा रीज़न है कोविड रहा है। बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरह से गवर्नमेंट अरेंज करके कोविड सिचुएशन से बाहर निकालती है, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। पर खैर अभी हम ये पढ़ते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा टारगेट था 5.6, अचीव हुआ है 2.84। अब क्यों हुआ है ऐसा, वो भी हम अभी देखते हैं। पहले हम इसका फोकस देख लेते हैं। इसमें मेन फोकस क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारी जो हैवी, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका शुरू हो चुका है सेकंड वाले में। अब यहाँ था कि इंडस्ट्री को थोड़ा और बड़े लेवल पर ले जाना, नहीं सॉरी जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था ना आपका सेकंड वाले में, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज जितनी भी आपकी स्टार्ट हुई थी सेकंड वाले में, उनको वापस शिफ्ट किया गया था एग्रीकल्चर पे। अब
क्यों शिफ्ट किया गया था इसका भी रीज़न है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों ऐसा हुआ था। देखिए क्या हुआ था ना एक्चुअल में, आपका पहले तो मैं बताती हूँ ये आपका जो था ये डाउनफॉल क्यों आया था, ग्रोथ एकदम से इतना कम क्यों हो गया था। देखो अगर आप लोगों को याद हो तो 1961 एंड 62 में हमारा एक वॉर हुआ था, दैट वाज द इंडो चाइना वॉर, ठीक है, जिसमें इंडिया को बहुत लॉस हुआ था। और इंडिया के जो रिसोर्सेज थे ना, ठीक है, जो इंडिया यूज़ कर रहा था डेवलपमेंट के लिए, वो रिसोर्सेज, वो मनी, वो वेल्थ उसको खर्च करनी पड़ गई थी वॉर के लिए, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं खर्च करता तो चाइना हमारी ज़मीन पे, हमारे देश पे कब्जा कर लेता। वो तो हम होने नहीं दे सकते थे और वो कभी हम होने भी नहीं देंगे और वो कभी हो भी नहीं सकता। तो उन रिसोर्सेज को गवर्नमेंट ने यूज़ किया था वॉर में सर्वाइव करवाने के लिए, अपने सोल्जर्स को अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी जगह बचाने के लिए। तो इसीलिए हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज उस जगह पर यूज़ हो गए थे और डेवलपमेंट में यूज़ नहीं हुए थे, ठीक है। अब हम ऑलरेडी इस जो था आपका इस वॉर की सिचुएशन से गुजर ही रहे थे। पाकिस्तान तो है ही बहुत ज़्यादा वाला बेकार इंसान, तो उसने देखा कि भाई 61-62 में एक्चुअली पता है पाकिस्तान नहीं बोलना चाहिए हमें, उस वक्त के जो भी लीडर्स थे, जो भी पॉलिसीज मेकर्स रहे होंगे, उनका ये सब प्लानिंग रहा होगा। कोई एक दो शायद लोग पीएम वगैरह अच्छे आए भी हों कभी पाकिस्तान में, लेकिन उनका जो पॉलिसीज़ जो बनती हैं ना, वो इस तरह से बनती हैं कि उनका हमेशा टारगेट रहता है कि भाई इंडिया को ऐसा करना है। खैर छोड़िए, 1965 में आपका होता है इंडियो पाक वॉर, ठीक है। तो इसमें भी अगेन आपके जो रिसोर्सेज थे जो आपके डेवलपमेंट में यूज़ होने थे, वो आपके डेवलपमेंट में फिर यूज़ ना हो के हमें अगेन वॉर में सर्वाइव करने के लिए यूज़ करने पड़े थे, ठीक है। तो आपकी जब ये वाली कंडीशन आ गई थी ना, जब हमें वॉर सर्वाइव करने वाली सिचुएशन बन गई थी 2 बार, आप सोच रहे हैं बैक टू बैक आप 2 बार वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी रिस्की थिंग। मतलब ये एक अभी के टाइम पे आप देख लीजिए, अगर उस तरह का उतना बड़ा वॉर हो जाता है ना, तो सर्वाइव भी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। पर उस वक्त हम किसी भी तरह सर्वाइव कर गए, बट हमारा जो डेवलपमेंट था वो बिल्कुल नहीं हो पाया और हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम ही अचीव हुई हमें। अब देखिए ना 61 में हमारा मॉडल आया है, 61-62 इसमें चला गया, बीच में आपको सिर्फ 63 और 64 2 साल मिले, एंड देन 65 अगेन हम वॉर में इंडल्ज हो गए। फिर क्या हुआ है, 1966 में आपका ड्रॉट पड़ गया था, दैट इज सूखा पड़ गया था। तो वैसे ही आपकी जो भी फसल वगैरह थी सब खराब हो गई थी, इतना बुरा हाल हो गया था, खाने को लोगों के पास नहीं था। दैट वाज अ वेरी वेरी ड्रास्टिक, दिस टाइम इज लाइक ना बहुत बहुत ख़राब साल थे। एंड इनका एक ख़राब एक रिज़ल्ट भी आया था इसका, जो बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन है इंडिया के लिए, एंड बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। क्या हुआ था ना, हमारे देश में इतना भी हमारे पास फूड नहीं था कि हम लोगों को खाना खिला सकें। अभी आप देख रहे हैं, अभी भी लोगों के पास खाना नहीं है, खाना नहीं खिला पा रहे हैं, लोग भूखे सो रहे हैं। दैट इज़ द ट्रूथ। हंगर इंडेक्स में हमारा अगर रैंकिंग जो आता है उससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में अभी भी कितने लोग भूखे सो रहे हैं। बट उस वक्त अगर फूड का इतना ज़्यादा क्राइसिस हो गया है कि अच्छे लोगों के पास खाना नहीं था, ठीक है। इस सिचुएशन में जो हमारी पीएम थी उस वक्त इंदिरा गांधी जी, ठीक है, वो खुद गई थी। इट इज़ अ वेरी वेरी शेमफुल सिचुएशन फॉर एनी पीएम टू फेस, वेरी पेनफुल सिचुएशन। खुद गई थी यूएस से कि भाई हमें खाना दे दो, एटलीस्ट हमारे देश में खाने के लिए नहीं बचा है, हमें प्लीज़ थोड़ा वीट और आप उधार दे दीजिए। तो यूएसए से फिर वो वीट लेकर आई थी, दैट इज़ द PL 480। दैट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में व्हाट इज़ PL 480। तो ये आपका वीट ग्रेन जो मिला था, एंड अब आई डोंट नो, मैं तो उस वक्त थी नहीं, बट हाँ जो सुना है वो ये कि ये इतना ख़राब क्वालिटी का था, इसका क्वालिटी जो था PL 480 का, ये इतना ख़राब क्वालिटी का था। जो वो वहाँ अपने एनिमल को फीड कराते थे ना, जो वीट, वो वीट उन्होंने हमें लोगों को खिलाने के लिए दे दिया था 480। दैट वाज ओनली न्यूज़। अब ये गलत भी हो सकती है, सो मैं इसलिए इसके ऊपर कुछ इम्फेसिस नहीं कर रही हूँ, बट हाँ बहुत ख़राब क्वालिटी का वीट दिया था। और वो इतना ख़राब सिचुएशन था कि मतलब हम, अगर ये वाली बात सही है तो सोचो जो उनके यहाँ जानवर खा रहे थे, हम वो मजबूर थे इंसानों को खिलाने के लिए, वो भी अच्छे लोगों को, इंसानों को खिलाने के लिए हम मजबूर थे उस खाने को खिलाने के लिए। तो इसीलिए हमें वापस, सॉरी मैंने वो रेज कर दिया, 3rd ईयर प्लान में हमें वापस शिफ्ट होना पड़ा एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम अपने आप को एग्रीकल्चरी मजबूत बनाएं। एटलीस्ट कोई भी सिचुएशन आए हमारे पास फूड होना चाहिए, हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, हमारा देश सर्वाइव कर पाए। एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आपके घर में खाना होना चाहिए। कोविड सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि लोगों के घर में एटलीस्ट खाना पहुँच जाए। अगर दवाई था, हॉस्पिटल्स मिलने चाहिए, और जो लोग नहीं, जिनकी जॉब चली गई हैं ऐसे सिचुएशन में, जो NGOs काम कर रहे थे, तो मेन फोकस था कि वो फूड पहुंचा सकें,
ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, क्योंकि ये बहुत ख़राब सिचुएशन है जब आप किसी और देश से खाना मांग कर ला रहे हो कि हमारे देश में खाने को नहीं बचा है, खाना दे दो। तो वो सिचुएशन भी देश ने फेस करी है और उसके बाद हम सर्वाइव भी किए हैं, स्टैंड आउट भी किए हैं। तो दैट वॉज अ थिंग। अब आप देखिए इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई थी 1961-66 वाले में। एक तो हमारे 3 वॉर आ गए, ड्रॉट आ गया, हमारे पास खाने को नहीं बचा, हम PL 480 मांग कर लाए अपने देश को, लोगों को खाना खिलाने के लिए। तो अब 5 साल का प्लान लाना इज़ लाइक का बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड व्हाट, ये एक नोट की तरह आप लिख लीजिए, हमें मिला एक प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे क्या मतलब, अब आपका 5 ईयर प्लान नहीं आया, इन्होंने 3 साल के लिए, लाइक आपका 1966 से लेके 67 तक, एंड देन 1967 से लेके 68 तक, एंड देन 1968 से 69 तक। ये 3 साल आपका जो चला है, ये आपका एनुअल प्लान्स आए हैं। मतलब 1 साल के लिए एक प्लान और उसी पे वर्क किया गया ताकि थोड़ा हम सर्वाइव कर कर बाहर निकल सकें। और ये जो आपके एनुअल प्लान आए हैं, इसका मेन फोकस आपका होता था कि किसी भी तरह से हम अपना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, एग्रीकल्चर के इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ है, इसी ड्यूरेशन में फिर हमारा एक, आपने नाम सुना होगा, MS स्वामीनाथन। ये एग्रीकल्चर पर्सन थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने उस वक्त क्या किया है, उस वक्त पे एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें MS स्वामीनाथन ने क्या किया है, हाई यील्डिंग वैरायटी जो होती थी, ठीक है, जिन हाई यील्डिंग वैरायटी होती, अच्छा दिस इज द थिंग, ये हाई यील्डिंग वैरायटी, H से हाई, Y से यील्डिंग, V से वैरायटी। आई गेस DMRC का एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट नहीं आया और शायद अब कैंसिल भी हो गया, बहुत डिमांडिंग एग्ज़ाम वो था, तो मैंने उसके लिए ऑफलाइन में पढ़ाया था, CRA वगैरह का। तो उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYV। तो इट इज़ हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैराइटीज़ आपके जो सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आपके यूज़ किए इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए, आपके फर्टिलाइजर्स, बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर्स आए। ठीक है, इनका यूज़ इंक्रीज हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आपके यूज़ होने स्टार्ट हुए। आपका इरिगेशन का जो मेथड होता था, जो मॉडल होते थे, जो वेज होते थे, उसको इंक्रीज़ किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया। ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे पंजाब, UP, हरियाणा, ये आपके यहाँ पर एग्रीकल्चरल स्टेट हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन यहाँ से कैनाल्स नहीं निकलती हैं या रिवर नहीं निकलती है, तो कैनाल्स के थ्रू उनको जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह। तो आपकी ये सारी चीज़ें हुई हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका है। एंड फाइनली हम ये जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आया था, हम इससे किसी भी तरह से सर्वाइव कर पाए हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये प्लान हॉलीडे आपका कब से कब रहा है, 3 साल रहा है। ठीक है, 61 से लेकर 67 66 वाला पीरियड बहुत ख़राब एक पीरियड रहा है इंडिया के लिए, बट वी सर्वाइव दैट सिचुएशन। सो नाउ वी विल मूव टू द अपना 4th 5 ईयर प्लान। Give me a second. अच्छा, ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर मुझे लगेगा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं आधा 5 या 6 प्लान पढ़ा के छोड़ दूंगी और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो 4th 5th 5 ईयर प्लान पर हम मूव करते हैं। अब ये कब से कब तक आया, मैंने आपको बताया हमारा 3 एनुअल हॉलीडे आया है, 66 से 67, 67 से 68 एंड देन 68 टू 69। तो अब ये 69 से आपका स्टार्ट हुआ है और 1974 तक आया। ठीक है, इसमें भी अगेन आपका क्या डिसाइड होता है, आपका टारगेट रखता है गवर्नमेंट 5.7% का, और आपका अचीव कितना होता है, कमी अचीव हुआ है इसमें भी 3.3%। रीज़न वॉज कि हम ऑलरेडी बहुत कुछ क्राइसिस फेस कर कर आए थे, हमने अपने रिसोर्सेज एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा लगाए थे ताकि एटलीस्ट हमारे पास फूड क्राइसिस ना आए। तो जो लोग आजकल बोलते हैं कि उस वक्त गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे सिर्फ ध्यान दिया, इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान नहीं दिया, ये सब पे ध्यान नहीं दिया, रीज़न वॉज दैट कि पॉसिबल ही नहीं था, हमारे पास खाने को नहीं था, हमें दूसरे देश से खाना मांग कर लाना पड़ रहा था और हमें PL 480 नाम का वीट दिया जा रहा था। सो यू वांट कि हम इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर सकते थे उस वक्त जब हमारे पास खाने को नहीं कर सकते थे। सो दैट्स वाई फूड पे उस वक्त बहुत फोकस किया गया। खैर, अब इस वाले में हमारा क्या फोकस था मेन,
कि हम सेल्फ सफिशेंट बनेंगे, कि हम खुद इतना कर सकें, उगा सकें, इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकें कि हम खुद अपना एटलीस्ट अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, सेल्फ सफिशेंसी हो हमारे पास फूड में, कि हमें एटलीस्ट खाना मांग कर ना लाना पड़े दूसरे देशों से। ठीक है, हम डिफेंस में सपोर्ट मांगते हैं, डिफेंस में सपोर्ट चाहिए होता था, उस वक्त हमारे पास उतने डेवलपमेंट नहीं होते, DRDO जैसे इंस्टीट्यूशन उस वक्त इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे हमारे पास, तो हमें डिफेंस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेना पड़ता था। आज भी हम बहुत सी चीज़ें बाहर से लेते हैं, लाइक रशिया वगैरह से या USA से, बट एटलीस्ट फूड नहीं लेते हम किसी से। नॉर्मल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चलता है क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का इरा है, आपको हर कोई भी देश अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री इन सम और अदर वे, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाने को नहीं है और हम कहीं से दूसरे देश से जाके मांग के ला रहे हैं एटलीस्ट। तो सेल्फ सफिशिएंट इन फूड हमें होना ज़रूरी था और सेल्फ रिलायंट। तो ये जो आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, तो ये आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने दिया था, अब सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, और मतलब अब आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हो, सेल्फ रिलायंट हो रहे हो, तो मतलब आप फॉरेन एड नहीं लोगे, नो फॉरेन एड, मतलब बाहर के देशों की मदद हम नहीं लेंगे अपने घर के एटलीस्ट खाना पीना चलाने के लिए। और इसी एक ये क्वेश्चन आपका आता है कि हमारा फर्स्ट ऑयल शॉक कौन से 5 ईयर प्लान में आया है। तो जो अगर आपको डेट याद है फर्स्ट ऑयल शॉक की और आपको प्लान से याद है तो आप वैसे भी बता सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे याद रख लो कि 4th प्लान में आया है, क्योंकि फर्स्ट ऑयल शॉक जो लगा है वो आपका 1973 में लगा है। ओके, 74 तक ये प्लान था आपका, 73 में फर्स्ट ऑयल शॉक आया था। तो आपका दिस इज़ द 5 ईयर प्लान। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है आपका कि फूड पे फोकस किया है और सेल्फ रिलायंट बनाया गया है। मैं लास्ट में एक चार्ट उसमें समराइज़ करूँगी एक फ्लो चार्ट में कि कौन से ईयर प्लान में क्या मेन चीज़ हुई है, तो आप बहुत अच्छी तरह से उनको रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, दैट इज़ द 5th 5 ईयर प्लान। ऐसे याद रखना 5-5, ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान रहा है आपका, 1974 से स्टार्ट होके 1979 इसका टाइम पीरियड था, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है अभी हम आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट प्लान इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो हमारा टारगेट था ना, दैट वाज 4.4%, और हमने इसमें अचीव कितना किया है, 4.8%। ठीक है, जो टारगेट था हमने उससे ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर ली, फाइनली हमारा गोल अचीव हुआ। तो हमारा 4.8% का हमने टारगेट अचीव किया है इसमें, तो इसीलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लान कंसीडर किया जाता है। अगेन इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारे उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने एक स्लोगन उस वक्त दिया था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, हिंदी में गरीबी हटाओ। ठीक है, लोगों ने इसको उस वक्त जो अपोजिशन में रहते थे उन्होंने उसको चेंज कर दिया था, गरीब हटाओ, एंड देन इट वाज अ ग्रेट डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल्स, बट द स्लोगन वाज दैट कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट, मतलब आप वही आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट उस वक्त में। तो ये जो आत्मनिर्भर वाला कॉन्सेप्ट आप सुनते हैं, ये बहुत वक्त से इंडिया में चला आ रहा है, मतलब 1960s का कॉन्सेप्ट है, आपका 4th ईयर मॉडल में है। तो ये 2 मेन उस वक्त दिए गए थी चीज़ें। और आपसे ये बहुत पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ आंदोलन कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया है, तो 5th 5 ईयर प्लान में आपका रिमूवल ऑफ पॉवर्टी दिया गया है। एक क्वेश्चन और ये भी पूछता है कि वो कौन सा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जिसमें आपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया था ग्रोथ, तो दैट वाज आल्सो 5th 5 ईयर प्लान। और एक और क्वेश्चन कि आपका इमरजेंसी कौन से प्लान में लगा था, कौन से ईयर प्लान में लगा था, एंड मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट कब आई थी। तो अगर आपको याद होगा कि हमारा 1974 में ही हमारा ये वाली चीज़ हुई थी कि इंदिरा गांधी और कोर्ट के बीच में बहस हुई थी और कोर्ट ने उसको स्टे करा दिया था, गवर्नमेंट आपका कोलैप्स हो गया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, एंड देन आपका जो था उसके बाद भी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी, और फिर 1977 में जाके आपकी जनता पार्टी पिक्चर में आई थी। ठीक है, जब ये जनता पार्टी आती है तो इसको ये वाले जो फोकस थे, जो भी ऑब्जेक्टिव थे 5 ईयर प्लान के, ये पसंद नहीं आते हैं, एंड दिस वाज लेड बाय मोरारजी देसाई। ठीक है, तो
इस 5th ईयर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव थे इनको पसंद नहीं आते हैं और ये 1978 में डिसॉल्व कर देते हैं 5 ईयर प्लान आपका, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो प्लान है इसका ड्यूरेशन था 74 से लेके 79 तक का, बट ये एक्चुअल में एग्जिस्ट किया था 74 से लेके 78 तक। तो आई गेस इसका अचीव हमारा और ज़्यादा हो जाता अगर ये पूरा एग्जिस्ट 1 साल और कर जाता। तो इनको ये कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा लगा, गरीबी हटाओ वाला, गरीबी हटाओ वाला जो था ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा लगा इन्हें, और इसीलिए इन्होंने 5 ईयर प्लान को डिमोलिश कर दिया और इन्होंने फिर अपने हिसाब से रोलिंग प्लान्स लाए थे, ठीक है। और ये आपसे कब तक आए थे, 78 से लेके 79 तक एंड 1979 से लेके 1980 तक, ये 2 साल रोलिंग प्लान रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द 5 ईयर प्लान और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर, अगर आपका एक क्वेश्चन सिर्फ पूछा जा रहा है ना, तो मैक्सिमम चांसेस है वो इसी में से ही पूछा जाएगा। या तो आपका पूछा जाता है फर्स्ट और सेकंड में से, फर्स्ट ईयर प्लान और सेकंड ईयर प्लान में से, जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान है कि मॉडल किस पे बेस्ड है। एंड उसके बाद आपका ये 5th वाले में से बहुत पूछा जाता है ये स्लोगन आपका कौन से प्लान में दिया गया है, फर्स्ट टाइम ग्रोथ कब अचीव की गई थी, इमरजेंसी कौन से प्लान में लगी थी, या फिर दूसरी तरह से आप पूछ सकते हैं मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट कौन से प्लान में आई थी। एंड देन आपका रोलिंग प्लान जो आए थे वो कौन से 5 ईयर प्लान में आए थे। तो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन टू द 5th 5 ईयर प्लान, ओके। अब गाइस हमारे इसके बाद 6th 7th है, उसके बाद हमारे इंडिया के अच्छे दिन, जिसको हम आज पढ़ते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। तो एक्चुअल में अच्छे दिन अपने 70s 80s में आ गए थे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा टारगेट ज़्यादा अचीव हुआ है। और इसके बाद की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो अपन लोग का टारगेट और भी ज़्यादा अच्छा अचीव होने लगा था। तो अभी मैं इस वीडियो को गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसको आगे अभी इसीलिए नहीं खींच रही हूँ वीडियो को, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बाकी के जो हमारे चैप्टर्स प्लान है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा मिस ना हो, ओके। सो लेट मी एंड द वीडियो हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी हियर गाइस। हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच।